हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं विशाल कुमार आपका अपने परिवार मिशन सरकारी मोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं केमिस्ट्री में जो मेरा चैप्टर चल रहा था वह चल रहा था परमाणु संरचना। तो दोस्तों, मैंने आपको परमाणु संरचना में जो परमाणु होता है उसके बारे में बता दिया था कि परमाणु क्या होता है और परमाणु किस किस से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, हम रिवाइज कर लेते हैं। परमाणु होता है वह हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैंने बताया था जो परमाणु होता है हमारा, यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और प्लस इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन परमाणु में कहाँ होते हैं वह मैंने बताया था आपको, वे नाभिक में होते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन पर दोस्तों क्या होता है, यानी कि कोई आवेश नहीं होता है या उदासीन होता है। जो प्रोटॉन होता है हमारा उस पर क्या होता है, धनावेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कौन सा आवेश होता है, उस पर ऋणावेश होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको प्रोटॉन के द्रव्यमान और आवेश के बारे में बता दिया था। तो दोस्तों, मेरा चल रहा था रदरफोर्ड का प्रीकिन प्रयोग। तो दोस्तों, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया था। जो रदरफोर्ड था उनने 1911 ईस्वी में दोस्तों रदरफोर्ड का प्रीकिन प्रयोग हुआ था। रदरफोर्ड और उसके छात्र, यानी कि उसका एक छात्र था, वो था गीजर मास्डोन ने 1911 ईस्वी में 100 नैनोमीटर यानी कि 1000 परमाणुओं से बनी हुई 1000 परमाणुओं से बनी हुई स्वर्ण की पतली पन्नी ली। उस पर क्या किया उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। जो हमारे अल्फा कण होते हैं वह क्या होते हैं, 2He यानी कि 2He प्लस धनावेशित होते हैं। और जो उनका मास होता है वह 4 म्यू यानी कि 4 मास का होता है। इन्होंने एक स्वर्ण की पतली पन्नी ये थी, ऐसी ली थी। तो इस पर जो थी उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की थी। उन्होंने अल्फा कणों की बौछार इस प्रकार की थी, मैंने आपको पहले बता दिया है इसमें। तो दोस्तों, इस निष्कर्ष में एक बात का पता चला, जो हमारा परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग जो होता है खोखला होता है। वो उसका हमें पता कैसे बचा, जो यानी कि अल्फा कण थे, अधिकांश जो अल्फा कण थे वह क्या होते हैं, स्वर्ण की पतली पन्नी को पार करके सीधी रेखा में चले जाते हैं। और बहुत कम अल्फा कण जो होते हैं, यानी कि इसका जो केंद्र होता है उससे विक्षेपित होकर कुछ कोण विक्षेपित हो जाते हैं। यानी कि इससे पता चलता है जो हमारा यानी कि जो अल्फा कण थे, ये मैंने क्या बताया था आपको, 2He प्लस धनावेशित। और जो इस प्रकार जैसे ये दूर भाग रहा है तो हमें इससे पता चला कि जो होता है परमाणु का केंद्र या नाभिक, यह भी एक धनावेशित होता है। और यानी कि बहुत कम अल्फा कण जो इससे टकराकर वापस मुड़ गए। तो इससे हमें यह पता चला जो परमाणु का नाभिक होता है वह अति ठोस व दृढ़ होता है। तो फिर इससे निष्कर्ष तो निकले गए थे दोस्तों, इसमें कुछ कमियां भी आ गई थी। हमारी कमियां वो थी, जो इलेक्ट्रॉन थे विवर्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर त्वरित हो गए। तो त्वरित के कारण जब ये चक्कर लगाएं तो उसकी कुछ ऊर्जा का ह्रास भी होगा। तो उस ऊर्जा के ह्रास के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक से जा टकरा जाएंगे। नाभिक पर टकराने के बाद जो परमाणु होता है हमारा स्थिर हो जाएगा, जबकि हमारा परमाणु क्या है, स्थिर है। तो इसकी जो रदरफोर्ड की कमियां थी, इसको दूर करने के लिए नील्स बोर्स का एक नियम था, वो देखते हैं। तो जो हमारे नील्स बोर थे, इन्होंने अपना परमाणु मॉडल इसलिए दिया था क्योंकि जो हमारा रदरफोर्ड का प्रीकिन प्रयोग था उस पर कुछ आपत्तियां आ गई थी। तो नील्स बोर्स का जो परमाणु मॉडल था वह रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर उठी आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने निम्न अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। तो हम जैसे कि इसकी पहली अवधारणा देखते हैं। तो नील्स बोर ने
जो पहली अवधारणा थी उसमें कहा था जब इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं तो उन्हें विधिगत कक्षा कहते हैं। तो विधिगत कक्षा देखते हैं, जैसे कि हमारा परमाणु का नाभिक है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हम इसमें इसे नहीं लेते क्योंकि जो इसमें प्रोटॉन ही क्यों आएगा, न्यूट्रॉन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि न्यूट्रॉन के बारे में भी नहीं पता चला। जो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी वो हमारी 1932 के आसपास हुई थी और ये हमारी जो बात चल रही है ये 1911 के आसपास की चल रही है। तो इसमें विधिगत कक्षा आई थी वो देखते हैं। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार विधिगत कक्षा वे ये थी के, एल, एम और एन, ये 4 कक्षाएं दी थी इन्होंने कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वे यानी कि एक वर्ताकार मार्ग में चक्कर न लगाते, विधिगत कक्षा में चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन विधिगत कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है तो उनकी ऊर्जा का विकिरण यानी कि ह्रास नहीं होता है। तो इन कक्षाओं को जो कक्षा होते हैं इनको कोश या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, जिन्हें के, एल, एम, एन द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो केंद्र से बाहर की ओर अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर का मान बढ़ता जाता है। जैसे कि पहले ये इसे हम क्या मान लेते हैं, पहली कक्षा, यानी कि के में एन बराबर 1, तो ये क्या हो गई हमारी पहली कक्षा हो गई। इस प्रकार एल, तो ये हमारी कौन सी, ये तो पहली हो गई, ये होगी हमारी दूसरी कक्षा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एन का मान 2 हो जाएगा। इस प्रकार आते हैं हम एम पे, ये हमारी कौन सी होगी, तीसरी कक्षा, तो यानी कि ये हो गई तीसरी कक्षा, तो इसमें एन का मान क्या ले लेंगे हम, 3 ले लेंगे। इसी प्रकार आ जाते हैं एन, तो एन में कौन सी कक्षा होगी हमारी, चौथी कक्षा, तो यानी कि एन में इसमें एन का मान क्या ले लेंगे, 4। तो इसी प्रकार हमने देखा कि जो ऊर्जा स्तर होते हैं यानी कि कोश होते हैं उनमें हमारा ऊर्जा स्तर का मान केंद्र से बाहर की ओर जाने पर क्या है, बढ़ रहा है, और अगर हम बाहर से अंदर की ओर जाए तो ऊर्जा का मान क्या है, घटता जाता है, 4, 3, 2, 1। तो देखते हैं विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। ये तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल था। अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन भरने थे हमें उसके लिए बोर और बरी ने एक परमाणु मॉडल दिया था, वो देखते हैं। यानी हम यहां पे लिख लेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो हमारे एक बोर वैज्ञानिक थे, बोर, आहुर, बरी ने जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो परमाणु होते हैं इसके विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार, इसे मिटो लेते हैं, इस नियम के अनुसार किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को, इन्होंने एक सूत्र दिया था, वह सूत्र लिख रहा हूं मैं, 2n² द्वारा दर्शाया जाता है, जहां जो हमारा n होता है यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा, या हम इसे क्या बोलते थे, ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो हम देखते हैं
जो हमारी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार है। तो मैं दिखाता हूं। ऐसे बना लेते हैं नील्स बोर्स का परमाणु मॉडल। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, नाभिक P+, इसमें विभिन्न कक्षाएं हमारी वही K-Lmn, ये क्या होगी हमारी K-L-M और ये हो गई N। तो इसमें क्या आता है, N का मान मैंने आपको बताया था, जो हमारी K कक्षा है इसमें K का मान क्या होगा हमारा, N का मान होगा 1। तो यानी कि जो हमारा बोरबरी का नियम था, उन्होंने कौन सा सूत्र बताया था, 2n²। तो हम इसमें मान रखते हैं, अब जा N का मान रखेंगे हम इसमें 1, यानी कि 2n² में n बराबर 1 रखने पर तो रखते हैं 2, 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग क्या होगा हमारा, 1 होगा, तो 2 गुना 2। तो इससे हमें पता चला जो हमारा K है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। इसी प्रकार देखते हैं अब जब हम L में, तो मैंने आपको बताया था L कौन सी कक्षा हो जाएगी हमारी, दूसरी। तो इसमें N का मान क्या हो जाएगा, 2। तो 2n² में मान रख के देखते हैं, n बराबर 2 रखने पर तो 2 गुना 2 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, 4। तो 2 गुना 4 बराबर 8। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 8। तो यानी कि जो L होगा इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। तो इसी प्रकार देखते हैं हम M में, M हमारी कौन सी कक्षा हो जाएगी, 30। यानी कि हमारा कौन सा कोष है, तीसरा ऊर्जा स्तर। यानी कि हो जाएगा M, इसमें N का मान कितना रखेंगे हम, 3। तो वही रखेंगे इसी प्रकार 2n² में। तो N का मान कितना रख दिया हमने, N बराबर 3 रखने पर तो रखते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो 9 दूनी 18। तो हमने देखा कि जो M है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18। इसी प्रकार देखेंगे जब हम N में, तो मैंने बताया था N में जो N का मान क्या होगा, 4 होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा ऊर्जा स्तर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4। तो इसी प्रकार जो 2n² है इसमें हम N का मान क्या रखेंगे, N बराबर 4 रखने पर तो 2 गुना 4 का वर्ग कितना हो गया, 2 गुना 16। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 32। तो जो हमारा N का मान होगा वो क्या होगा, 32। तो हमें इससे बोरबरी के नियम से पता चला जो हमारी पहली कक्षा है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। जो हमारी दूसरी कक्षा है L वाली, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। ये रे, जिसमें K में 2 आ सकते हैं, M में हमारे कितने आ सकते हैं, 18। इसी प्रकार जो N होगा इसमें कितने आ सकते हैं, 32। तो इसी प्रकार जो L है इसमें मैंने कितना बताया था अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 8, 5 6 7 और 8। इसी प्रकार तीसरे में 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसी प्रकार हम इलेक्ट्रॉन भर के देख लेंगे। तो इस समय पता चला K में 2, L में 8, M में 18 और एक N में क्या होंगे, 32। तो दोस्तों इनमें इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार आएंगे। तो हम जो इनका कब्जा बोरबरी का दूसरा नियम देखते हैं। इन्होंने बताया था जो हमारी परमाणु की सबसे भारी कक्षा होगी उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। तो उन्होंने उसको जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8।
तो इस नियम को उन्होंने क्या कह देता है, जो हमारा ये नियम होगा ये बोला जाएगा अष्टक नियम। तो हम इसे क्या कहते हैं, अष्टक नियम। तो इसी प्रकार किसी भी परमाणु है, किसी भी परमाणु की जो भीतरी कक्षा है, तो उन्होंने तीसरा नियम जो हमारा ये दिया था, इसमें जब तक 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे नहीं होंगे, 4 5 6 7 8, तो जब तक हम बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो वो देखते हैं किस प्रकार, यानी कि जब हमारे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, जब हम अपनी बाहरी कक्षा का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार देखते हैं हम, जैसे कि मैं लेता हूं हाइड्रोजन, तो हमारा हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम बनाते हैं, जैसे कि ये तो हमारा परमाणु का क्या हो गया, नाभिक, इसकी कक्षा हो गई 1 ये रही। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कि पहली कक्षा को मैंने क्या बोला था, के, तो मैंने के में बता रखा आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। इस प्रकार देखते हैं हम हीलियम, प्रोटॉन है, ये प्लस का चार्ज होता है, तो इसका दूसरा ये है, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, 2, तो इसमें हमने भर लिए पहला और दूसरा। तो इसी प्रकार देखते हैं हम लिथियम, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 3। तो हम देखते हैं, जैसे कि तो परमाणु का नाभिक है, ये क्या है, इसकी पहली कक्षा है, कौन सी कक्षा है, के। तो मैंने के में बता रखा आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, 3। तो पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर लेंगे, 1 2। तो इसमें अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि जो इसकी क्षमता है वो इसकी क्षमता केवल 2 इलेक्ट्रॉनों की है। तो अब जब हम दूसरी कक्षा लेंगे, तो दूसरी कक्षा कौन सी होगी हमारी, एल वाली। मैंने इसमें आपको बता रखा है बोरबरी के नियम द्वारा अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। तो इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें 1, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 3 पूरे हो गए, 2 ये रहे, दूसरी कक्षा में 1 ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। इसी प्रकार देखते हैं हम अगला, जैसे कि बोरोन, बोरोन पर परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वे भी 4 होंगे। तो हम देखते थे, ये प्रोटॉन है, ये इसकी पहली कक्षा है, के वाली बताई थी मैंने आपको, ये दूसरी कक्षा है, एल वाली। तो इसमें देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें पूरे हो ही जाएंगे, ये तो अपना अष्टक पूर्ण कर ही लिया इसने। वह दूसरी इसमें देखते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, चौथा ये रहा। तो इसी प्रकार एक क्रम चलता रहेगा। जैसे कि कार्बन है, कार्बन में देखते हैं पहली कक्षा ये रही, अब इसमें 2 कक्षा यूज होगी। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 6। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। तो पहली कक्षा में तो हमें पता ही है कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे बोरबरी के नियम द्वारा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या आ जाएंगे दूसरी कक्षा में। ये कक्षा कौन सी हमारी, एल वाली। तो 1 2 3 4। इसी प्रकार देखते हैं हम नियोन, नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। तो 10 में इसमें देखते हैं, ये तो क्या है हमारा नाभिक, ये हमारी पहली कक्षा है, ये हमारी दूसरी कक्षा है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो हमारे 8 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं, वो भरते हैं दूसरी कक्षा में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इसी प्रकार देखते हैं हम, जैसे कि सोडियम, जो हमारी सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। तो इसमें कक्षा कितनी बनेगी, 3 बनेगी। वे क्यों बनेगी, क्योंकि हमारी मैंने बताया था पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 8, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। तो इस कारण तीसरी कक्षा लेंगे, कौन सी, एम वाली। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18। तो हम इसी प्रकार पहला अष्टक पूर्ण हो जाएगा, दूसरा भी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 तो 10। तो 1 इलेक्ट्रॉन और बचना हमारा, वो कौन सी कक्षा में लेंगे, तीसरी कक्षा में। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का क्रम यही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है।
और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।